इस क्लास में आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ प्रिपेयर करने, आप सभी का बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं पेपर 1 की क्लास में। गाइस, अभी जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं वो पर्यावरण का है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, यानी मानव विकास तथा पर्यावरण, ऐसा हमारा यूनिट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको गोल्स सारे पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब हमने डिस्कस किया था अभी तक। आज भी हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड जो भी बातें हैं, कंटेंट है, उसको करेंगे डिस्कस। बट क्लास के स्टार्टिंग में कुछ पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हर दिन हम करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है एसर्शन और रीजन है। तो एसर्शन कह रहा है कि द मोर परफॉर्मेटिव ब्रॉडकास्ट इज मोर कोहेसिव एंड पॉपुलर बट ओइंग टू न्यू मीडिया इज डिक्रीजिंग, यानी अधिक प्रसारण अपेक्षाकृत अधिक सशक्तिशील और लोकप्रिय होता है, लेकिन नई मीडिया की वजह से इसका प्रभाव घट रहा है। जैसे पहले हम लोग टीवी पे अपना समय बिताते थे, टीवी देखते थे बचपन में, याद करिए आज से 10-12 साल पहले हम सब लोग उस दौर से गुजरे हैं। टीवी देखते थे ना, अब टीवी कौन देखता है? कोई भी नहीं। ऐसे ही शोपीस बन के है, शायद ही कोई देखता होगा, क्योंकि सबके पास फोन है, कौन देख रहा है टीवी। तो वही कह रहा है कि आज के टाइम पे जो ब्रॉडकास्ट वगैरह है, वैसे तो वो लोकप्रिय है, लेकिन क्योंकि नए मीडियाज जो आ गए ना, सोशल मीडिया वगैरह, तो उसके वजह से उसका इफेक्ट बहुत कम हो गया, उसकी डिमांड बहुत कम हो गई सोशल मीडिया की वजह से, जो पुराने टेलीविजन वगैरह है उसकी। रीजन बता रहा है कि इंटरनेट इज टेंडिंग टू इक्लिप्स ब्रॉडकास्ट मीडिया, यानी इंटरनेट प्रसारण मीडिया पर तेज हानि कर रहा है। मतलब इंटरनेट के आने से पुराने जो मीडिया है उसको काफी हानि, मतलब नुकसान हुआ है। विच वन इज करेक्ट? क्या होना चाहिए आंसर बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर बी। बी, बोथ आर करेक्ट। हाँ, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बी ही होगा आंसर। इसका आंसर बताइएगा। इस फॉर emerging field of mass communication, researcher Paul Lazarsfeld proved to be seminal thinker and researcher in what way? यानी अगर हम लोग मास कम्युनिकेशन की बात करें, मास कम्युनिकेशन वही मतलब मीडिया से रिलेटेड है मास कम्युनिकेशन। तो आज के समय में जो मास कम्युनिकेशन एमर्ज हो रहा है, तो उसमें एक रिसर्चर का नाम बता रहा है पॉल लेजरफ्लेड, जो कि बहुत बड़े, सेमिनल का मतलब होता है बहुत ही बड़े, लोकप्रिय, रिलायबल थिंकर और रिसर्चर हैं। किस वे में? मतलब इन्होंने मास कम्युनिकेशन के फील्ड में क्या ऐसा किया है कि ये सेमिनल का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश के फील्ड में गायत्री चक्रवर्ती, स्पीवैक और होमी के भाभा, वैसे ही हिंदी के क्षेत्र में कई सारे हैं, महाश्वेता देवी एंड अब। तो वैसे ही मास कम्युनिकेशन के फील्ड में बता रहा है कि रिसर्चर पॉल लेजरफ्लेड जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है। वाई? उन्होंने ऐसा क्या काम किया है? ये 4 पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कौन से ऐसे काम है जो इन्होंने किए हैं जिसकी वजह से उनको, मतलब एक चिंतक के नाते हम जानते हैं। क्या होना चाहिए आंसर? सर ऑप्शन ए एंड डी। पॉल लेजरफ्लेड जो है वो 1901 में बॉर्न है, 1976 में डेथ है, और इनको हम लोग रिसर्च के लिए ही जानते हैं। रिसर्च, सर्वे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कई तरह के रिसर्चेज इन्होंने हमें दिए हैं। इनकी अपनी थियोरी भी है, कई तरह के रिसर्चेज के बाद थियोरी, कम्युनिकेशन से लिमिटेड अफेक्ट थियोरी, मीडिया थियोरी, है ना, कंज्यूमर वगैरह, मतलब कई तरह की बातें इन्होंने बोली है, इसलिए ये फेमस है। पॉल लेजरफील्ड अमेरिका से बेसिकली है। तो क्या होना चाहिए आंसर? पहला है फॉर एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ सोशल साइंस मेथड, फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग विद अ हाई लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल, फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, फॉर मेकिंग मीडिया हैव लिमिटेड डायरेक्ट इफेक्ट। सर ए एंड डी ऑप्शन। यस सर, ए एंड डी। ए एंड डी।
डी तो है। ए और मेकिंग assumption that ये भी media होगा have सर। और मेकिंग assumption that media have limited direct effect, यानी यह धारणा बनाने के लिए कि मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित होता है। मीडिया का जो इफेक्ट है वो क्या है, लिमिटेड है। तो ये तो सही है, ये बताया है इन्होंने, इन्हीं की थियरी है ये कि मीडिया का जो इफेक्ट है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो ए और डी ही इसका आंसर है वैसे, ए एंड डी। डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट। इसका आंसर बताइए गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ नॉलेज दैट इज प्रमाण इन क्लासिकल इंडियन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ द अनऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। यानी ज्ञान प्राप्ति के टोटल 6 साधन बताए गए हैं। टोटल कितने साधन? तो बस ऐसा कौन सा साधन है ज्ञान का जिसमें हम लोग सिमिलैरिटी करके, यानी कि एक दूसरे को कंपेयर करना, समानता के आधार पे नॉलेज गेन करते हैं, तो ये कौन सा होना चाहिए? ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्ति का साधन है जिसमें हम लोग समानता या जो भी चीजें अननोन है उसको कोरिलेट करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, उपमान। ऑप्शन सी। क्योंकि उपमान को मीनिंग हम क्या समझ में कहते हैं? नहीं आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये अर्थापति उपमान, इसको क्या मैं होता है? बताता हूँ, बहुत ही इजी है ये, है ना। यहाँ पे देखिए मैम, असल में क्या है ना कि जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है, जिसको आप एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कहते हो ना, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन फिलोसफी, तो उसमें टोटल 6 मीन्स ऑफ नॉलेज बताए गए हैं। यानी ज्ञान प्राप्ति के कितने साधन बताए गए हैं? 6। तो उन 6 में 4 तो आपके ऑप्शन में ही है। उसको मैं एक बार समझा देता हूँ इन शॉर्ट की ये क्या है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में या भारतीय ज्ञान यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये 4 ऐसे तरीके हैं जिसको यूज करके आप नॉलेज गेन कर सकते हो, ज्ञान पा सकते हो। जैसे अर्थपत्ति है, तो अर्थपत्ति का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब क्या होता है? मीनिंग। अर्थ मतलब मीनिंग, पत्ति मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि आपके साथ पास्ट में कुछ घटना होगी, तो जब भी हमारे साथ कोई घटना होती है ना, तो वो कुछ ना कुछ सिखा जाती है ना। हमारे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हमने प्रीवियसली पास्ट, वो हमें क्या करता है? कुछ ना कुछ सिखा जाता है, लेसन देता है हमें। तो डेट इज अर्थपत्ति। या मान लीजिए कि हम कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि हम गलती करके सीखें, सामने वाला गलती किया है तो उसको देख के सीख लो ना। सपोज करिए कि मैं छत से कूदा, मेरा हाथ पैर सब टूट गया, तो जरूरी है कि आप भी छत से कूदिएगा ये पता करने के लिए कि छत से कूदने से क्या होता है? या किसी ने आग में हाथ डाला, उसका हाथ जल गया, आपने देखा कि अरे आग में हाथ डालने से तो हाथ जल जाता है, तो जरूरी है कि आप भी आग में हाथ डालें, हाथ जले, तभी आपको पता लगे अच्छा आग। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं बड़े बड़े फिलोसफर का, तो उसमें क्या यही देखते हैं ना कि भाई लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दैट इज अर्थपत्ति। अर्थ मतलब मीनिंग। मीनिंग किससे डिराइव करते हैं? मीनिंग डिराइव फ्रॉम पोस्टुलेशंस। तो ये हो गया अर्थपत्ति। इससे हमारा समय बचता है ना। अगर मैं आपको बता, जैसे मान लो कि मैं आपसे सीनियर हूं, कुछ मामलों में मैं सीनियर हूं, तो मैंने आपको बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा करो तो फायदा। तो क्या हुआ कि मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया। क्यों? क्योंकि मैंने वो फेस किया है, तो आप वो फेस ना करो, इसलिए मैंने आपको पूरा अपना पत्ती मतलब एक्सपीरियंस बता दिया कि आप डायरेक्ट इस रास्ते पे चलो और जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे, रेदर कि आप वही सारा स्ट्रगल करना, फिर गलतियां करना, फिर समय वेस्ट करना जो लोग करते हैं अमूमन। तो अर्थपत्ति। दूसरा है अनुमान। अनुमान आप सब लोग जानते हैं, अनुमान मतलब इन्फरेंस, नॉलेज बेस्ड ऑन इन्फरेंसेस। अनुमान का मतलब क्या होता है? जब हम, जिससे हम लोग मैक्सिमम नॉलेज पाते हैं। जैसे आप अनुमान करते हो कि कल बारिश होगी, कल क्लास होगी, कल एग्जाम होगा, मेरा इस बार नेट हो जाएगा, अनुमान। मैक्सिमम चीजें तो हम लोग यही करते हैं ना, अनुमान। कभी हम लोग अपने अनुभव के आधार पे, कभी अपने नॉलेज के आधार पे, तो हम अनुमान लगाते हैं, यार ऐसा पता है इस बार ऐसा होगा, ये ना ऐसा हो सकता है। तो अनुमान के आधार पे नॉलेज, इसको इन्फरेंस कहते हैं इंग्लिश में। उपमान क्या है? उपमान मतलब कंपैरिजन करना, तुलना। कई बार क्या है ना कि हम किसी दो चीज को तुलना करते हैं तो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब भी आप मान लो कि किसी दो चीज का तुलना करिएगा ना, तो जैसे मान लो कि एक आईफोन है और एक सैमसंग है,
तो भाई दोनों में हम तुलना कर रहे हैं कि आईफोन कैसे बेटर है या सैमसंग कैसे बेटर है, दोनों में बेटर कौन है और क्यों है। तो क्या होगा कि आप जब दो को कंपेयर करिएगा तो आपको नया नया बात पता लगेगा। अच्छा इस फोन में ये फंक्शन है, अच्छा इस फोन में ये फंक्शन नहीं है, अच्छा ये फोन इतना देर में चार्ज हो जाता है, इसमें इतना रैम है, अच्छा इसमें 5G है, इसमें 4G है। तो जब आप दो चीज को कंपेयर, उपमान करना, या किसी दो थिंकर, मान लीजिए दो विचारक हैं, दो फिलोसोफर हैं, आप जब उसको भी कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत नया नया बात पता लगता है। अब आप महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को कंपेयर करिएगा कि भाई गांधी अच्छे की सुभाष, तो नई बातें, बहुत सारी नई चीजें जान जाओगे आप तुलना के आधार पे ज्ञान प्राप्ति। तो उपमान हो गया जो कि इसका आंसर है, इसका आंसर उपमान ही है। क्योंकि उपमान में हम तुलना जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, बहुत सारी चीजें डिसिमिलर होती हैं, तो उसी से पता लगता है, नई नई बातें फिर पता लगती है ना। और चौथा है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब क्या है, इज एब्सेंस। लाइफ में जब तक आपके पास चीजें प्रेजेंट होंगी ना तो उसका महत्व आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि, अब मान लीजिए कि वाटर है ना, अब मान लीजिए आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पानी का कोई कमी ही नहीं है, तो आपको पानी का महत्व कभी नहीं समझ में आएगा। पर मान लो कि आप ऐसे किसी क्षेत्र में रहते हो जहाँ पे पानी पीना भी मतलब मुनासिब नहीं है, पानी पीने के लिए भी आपको 100-200 रुपए पे करना पड़ता है, तब आप पानी पीते हो, या फिर भी नहीं मिलता पानी। ऐसे भी कई सारे भारत के, वैसे कई सारे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे पानी, तो वहां पे क्या होता है ना, जब आपके पास पानी अब नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर वो बड़ा डिफिकल्टी से अवेलेबल, तो आपको महत्व का पता लगता है। ऐसे ही मान लो आपके पास बहुत संसाधन है, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत संसाधन है, उसको उसका कोई कदर ही नहीं, क्योंकि उसको फ्री में मिल गया ना, बना बनाया मिल गया। पर जिसने खुद से बनाया, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है कि उसको एब्सेंस, मतलब जो आपके पास नहीं होता है, तो वो जब आप अचीव करते हो तो आपको उसका महत्व हमेशा पता रहता है, दिस इज कॉल्ड अनुपलब्धि। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में आप देखते हैं कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम में या गुरुकुल वगैरह जो होता था, तो उसमें आपको हॉस्टल भेजा जाता है। हॉस्टल मतलब उस टाइम पे जो गुरुकुल होता था, चाहे आप कितने भी बड़े घर से हैं, राजघराने से हैं, चाहे कहीं से हैं, आपको गुरुकुल जाना है, वहीं 12 साल 15 साल रहना है, कमी देखना है, प्रॉब्लम देखनी है, स्ट्रगल देखना है, धूप बरसात देखना है, खुद से सारा अपना काम करना है, खुद से खाना बनाना है, यानी आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तब जाके आपको फिर उत्तराधिकारी राजा या जो भी बनाया जाता था। तो ये भी रहा है कि एब्सेंस दिखाना है ना, इसलिए कहते हैं ना कि अब आज के टाइम पे जैसे जो अभी का शिक्षा चल रहा है, इसमें पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, बहुत पैम्परिंग हो जाते हैं। बच्चे को कोई चीज की कमी हो गई तो अब पेरेंट्स पागल होने लग जाएगा, तो इसलिए बच्चा क्या करता है, फिर अब गलत रास्ते पे चला जाता है, या बहुत उसमें वो पेशेंस डेवलप नहीं हो पाता। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में अनुपलब्धि का भी बड़ा महत्व है, कि जो चीजें आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपको उसका बड़ा कद्र होता है, और आपको जो आसानी से मिल जाएगा उसका क्या कद्र होगा, कोई कद्र नहीं होगा। जो आपको मतलब आसानी से मिल जाए तो उसका कोई कद्र नहीं होगा, बट जो आसानी से ना मिले उसका मतलब कद्र बहुत होता है कि भाई ये मेरे को मिले। तो ये ह्यूमन नेचर है, तो इसलिए अनुपलब्धि, ये चार ज्ञान प्राप्ति के साधन है। ठीक है, इसके अलावे भी ये हैं दो, एक तो प्रत्यक्ष है, अनुमान उपमान अनुपलब्धि, और ऐसे करके एक और है। तो टोटल 6 मीन्स ऑफ नॉलेज है, वो हमारा लॉजिकल रीजनिंग एक यूनिट है, उसमें ये आता है टॉपिक, बहुत इजी है। इसका आंसर बताइए, OCR, OMR, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैच करिए, किससे मैच होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, मैच करिए किससे क्या मैच हो सकता है। सर ऑप्शन सी। सर बी का तो 2 ही होना चाहिए। OMR sheet is used to mark multiple choice examination. सर ऑप्शन सी। Yes, sir. Option C ऑप्शन is सी right. सर। So sir option C is right. ऑप्शन सी। यस सर। Because here is instance messaging is IV synchronous communication and eliminate कर रहे हैं OMR का use of to mark multiple choice examination. फिर इसी से दोनों एलिजिमेट हो जा रहा है, सर तो ऑप्शन सी OMR इज वाला राइट। बी का आंसर सेकंड बी है का और डी 2 का तो फोर्थ। ऑप्शन सी में ही है, तो ऑप्शन सी राइट है सर। ऑप्शन सी सर। हमें भी लग रहा है ऑप्शन सी है सर।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का क्या हो सकता है? यूज टू मार्क, मार्क मतलब वही ओएमआर हो गया। ओएमआर सीट होता है ना, जो पहले हम लोग करते थे ऑफलाइन एग्जाम में, अभी भी होता है। जो Yes, ऑफलाइन sir. एग्जाम होता है, तो ऑफलाइन एग्जाम में तो यही होता है ना? ऑफलाइन एग्जाम में तो यही होता है। ऑप्शन डी होना चाहिए सर, सी का तो 3 ही होगा। तो बी का 2 हो गया, ए का 1 हो क्योंकि सकता है, सेम यूज टू टाइम पे स्कैन। मतलब ईमेल जो है एसिंक्रोनस है, इंस्टेंट। सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया। हाँ, सी आंसर करेक्ट है, क्योंकि ईमेल ईमेल तो एसिंक्रोनस है। ईमेल अभी आपको मैंने यस भेजा, सर। अब उसका आंसर आपको जब मन करेगा तब आप देंगे। तो एसिंक्रोनस हो गया ना, असमकालिक। और इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है कि अभी जैसे व्हाट्सएप है, मैंने आपको मैसेज किया, तुरंत उसका रिप्लाई आया, फिर मैं किया, फिर रिप्लाई आया, तो इंस्टेंट। इंस्टेंट को ही तो सिंक्रोनस कहते हैं ना। समकालिक मतलब एक समय पे चल रहा है। जैसे ये क्लास भी क्या है, सिंक्रोनस है, समकालिक संचार है। एक समय पे जो रिसीवर और जो सेंडर दोनों साथ बैठ करके कर रहा है ना, एट अ टाइम। सी होगा इसका आंसर। इसका आंसर बताइए गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस? इनमें से कौन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस आपसे पूछ रहा है, कौन है इसमें से? Sir, A. सर ए सल्फर ऑप्शन। डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। यस सर, सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? मैनमेड केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय द अर्थ प्रोटेक्टिव स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। यानी हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा जितने भी केमिकल्स आजकल बनाए जा रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब अर्थ के ऊपर कई सारे लेयर्स हैं ना, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, लिथोस्फेयर, तमाम तरह की। तो जो अर्थ के ऊपर जो है, उसको भी हमारे प्रदूषण की वजह से वो सब भी डैमेज हो रहा है आजकल। तो दैट इज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, यानी ऐसा वस्तु, ऐसे केमिकल्स जो अर्थ को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, तो उसको बचाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ये सारी चीजें, हेलॉन्स, ठीक है जी, कार्बन टेट्रा सर क्लोराइड, मिथाइल मिथाइल ब्रोमाइड। क्लोराइड आंसर हो सकता है। हाँ मिथाइल, सर, मिथाइल क्लोराइड वही होगा। मिथाइल क्लोराइड। आप लोगों यस ने वैसे क्योंकि कौन सा सर ऑप्शन बोला? क्लोराइड तो खुद से ही बनाया जाता है सर, तो मिथाइल क्लोराइड मिथाइल होना चाहिए क्लोराइड सर। होगी। मिथाइल ब्रोमाइड है वैसे, क्लोराइड भी हो सकता है क्या? तो देखता हूँ। मिथाइल जो है क्लोराइड या ब्रोमाइड, पता नहीं। हम्म, देखता, मिथाइल ब्रोमाइड भी है, क्लोराइड भी शायद। हाँ है, मिथाइल क्लोराइड इज अ नोन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ठीक बोल रहे हैं, ये है। ठीक है, ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। ठीक है, तो बी आंसर होना चाहिए वैसे। इज एन ओजोन डिप्लेट। मतलब नहीं है, और बाकी सब तो है। सोलर पावर का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार से पॉल्यूशन ना करे, नेचर बेस्ड हो, इको फ्रेंडली हो। कोयला तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन करता है। सर ये इसका tidal पावर क्या है? टाइडल मतलब रिलेटेड टू वाटर, टाइडल ज्वारीय ऊर्जा। फिर इसका टाइड, आंसर ए ही दे रहा है, लेकिन हाँ, इसका आंसर ए ही दे रहा है, टाइडल पावर। टाइडल पावर जो है वो एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी है, जनरेटेड बाय कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओशियन टाइड्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो समंदर का लहर है ना, जो समंदर उफान मारता है ना, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी आजकल बनता है। समुद्र देखते हो ना, समुद्र का जो वेव्स, बिल्कुल जब तेज तेज वेव्स है ना, उससे भी बिजली बनाई जाती है। इट्स कॉल्ड टाइडल पावर। ठीक है, तो ये तो सोलर एनर्जी का फॉर्म है। इट इज मेकिंग इट मोर रिलायबल देन सोलर और विंड एनर्जी।
तो ये सोलर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोलर पावर। अगर हम कोल को देखें कि कोल क्या होना चाहिए आंसर, बताइए, ए होगा या सी होगा? ये दिखा रहा राइट है। सोलर पावर, ये नहीं समझ में आ रहा इसमें। सोलर पावर का मतलब क्या होता है? जो इनफाइनाइट हो, जो कभी खत्म ना हो, जो सर क्लीन हो। ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि कोल वो प्लांट्स थ्रू बनता है ना, प्लांट्स जब सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं उससे बनता है कोल, हम्म, दैट्स व्हाई। तो आंसर हमारा ए आएगा। क्योंकि ए इसलिए आएगा क्योंकि ए में क्या सोलर से रिलेटेड कुछ नहीं इसमें यूज हो रहा है, इसलिए। ठीक है, तो सोलर पावर का मतलब क्या है? सोलर का मतलब बेसिकली तो सन से होता है। सन सन मतलब सूर्य। तो सन को यूज करके जो भी चीजें हम बनाते हैं वो सोलर के अंदर आता है। सन को यूज करके चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, चाहे कोई ऊर्जा एनर्जी जो भी बनाते हो सन को यूज करके, तो वो सोलर पावर सोलर सेल में आता है। तो क्वेश्चन यहाँ यही कह रहा है कि इन चार में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सोलर पावर का फॉर्म नहीं है, कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है ऊर्जा का रूप नहीं है, यानी सोलर मतलब सन से रिलेटेड नहीं है। तो टाइडल पावर, विंड पावर, हाइड्रो, ये हाइड्रो और विंड ये सारे तो वाटर से ही जुड़े हैं, टाइडल। तो इसमें टाइडल पावर हो सकता है कि भाई इसमें सन का कोई ऐसा हेल्प ना लिया जाता हो, सूर्य के बिना मदद के इसकी एनर्जी बनाई जाती है, इसलिए टाइडल पावर। अगर ऐसा इंटरनेट पे आप देख पा रहे हैं तो यही होगा फिर आंसर, टाइडल पावर। इसका आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजर्ड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव अकरेंस एंड मल्टी कैजुअलिटी। इनमें से कौन सा ऐसा आपदा है जो एपिडेमिक। हम्म, एपिडेमिक हो ऑप्शन सी। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा आपदा है जो स्टॉम। समय के साथ बढ़ता है और उसमें अत्यधिक लोग जान गंवाते हैं? सबसे ज्यादा जान किस में जाएगा? अर्थक्वेक में जाएगा? सर वोल्केनिक इरप्शन? अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। नहीं, अर्थक्वेक तो नहीं होगा इसका आंसर, सर सर स्टॉम। ऑप्शन डी स्टॉम। क्योंकि अर्थक्वेक। सी तो होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल बोला है, नेचुरल हैजार्ड्स बोला है, और सी इज बेसिकली मैन मेड। एपिडेमिक मैनमेड है। हाँ, आई मीन कोरोना वायरस वाज काइंड ऑफ मैन मेड। बट नेचुरल थिंग से ही ना होता है, और सबसे ज्यादा मतलब तो लोग इसी में मरते हैं। क्या होना चाहिए आंसर, बताइए? सर ए अर्थक्वेक। इसका जो करेक्ट आंसर है एनटीए पे, एपिडेमिक इज नॉट करेक्ट। वैसे करेक्ट आंसर एनटीए ने, एन एपिडेमिक इज द नेचुरल हैजर्ड कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव एंड मल्टी कैजुअलिटी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, एनटीए ने तो एपिडेमिक को ही माना है। हालांकि कई लोगों ने इस पे चैलेंज भी किया है, ऐसा लिख रहा है, बट जो करेक्ट आंसर एपिडेमिक को ही माना गया है, मतलब महामारी। क्योंकि एपिडेमिक में तो मैक्सिमम लोग, फिर कोई गिनती नहीं है ना, एपिडेमिक में कितने लोग मरेंगे उसका कोई काउंटिंग भी नहीं होता, सर काफी पर वो कैजुअल। नेचुरल थोड़ी ना है, अगर हम दूसरे ऑप्शन से कंपेयर करने चाहेंगे तो। नहीं, ऐसा नहीं है, नेचुरल एपिडेमिक तो कई सारी ऐसी भी तो बीमारियां होती हैं जो किसी वायरस के थ्रू, अभी मान लीजिए कोविड को अब आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो पुराने टाइम पे जो ब्लैक डेथ होता था, जो प्लेग आता था, महामारी आती थी, वो तो पर्यावरण के थ्रू ही आता था, इन्वायरमेंट से ही बनता था वो। सर पर हम लोग ओके हम्म, ओके ओके, सी हाँ, ऑप्शन सी विल बी राइट, मस्ट बी क्योंकि राइट। क्योंकि अभी आप जैसे कोविड को तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई बनाया है या आर्टिफिशियल, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, बट ऐसा आप बता रहे हैं कि ऐसा मैनमेड रहा है, किसी ने बनाया हुआ ऐसा। लेकिन
जो पुराने समय में ब्लैक डेथ वगैरह, प्लेग वगैरह आता था 16 सेंचुरी 17, पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी या ऐसा कुछ होता नहीं था, तो नेचुरली फैलने लग जाता था किसी वायरस वगैरह के थ्रू या कुछ इस तरह से, महामारी जो होती थी, हैजा, डेंगू वगैरह, कई तरह की चीजें। सर नेचुरल हैजार्ड में तो स्टॉर्म भी आ सकता है वैसे तो। हाँ, स्टॉर्म भी आ और सकता सर ये कोरोना वायरस सच में बायोलॉजिकली बनाया गया है, मैनमेड है, ये सब तो अभी प्रूव हुआ नहीं है ना सर। तो इसको तो एपिडेमिक लेके ही चलना पड़ेगा ना सर कि हाँ नेचुरल अकरेंस थी। है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अभी ऐसा कोई मतलब हुआ है क्या वैसे? किसी ने बनाया था ऐसा अभी तक तो मतलब ऐसा प्रूव तो नहीं हुआ है हाँ ऐसा। सर र्यूमर्स सर तो थे इट्स जस्ट कि डिबेट्स चल रही है, बस डिबेट्स चल रही है उसके रिलेटेड, पर ऐसा प्रूव नहीं हाँ हुआ है अभी तक। तो सर तो हम इसको मैनमेड में नहीं ले सकते ना सर, बायोलॉजिकल है ये, मैनमेड है ये, तो फिर इस हिसाब से तो हमको एपिडेमिक अगर मान मतलब के ही कुछ अगर चलना पड़ेगा। मैनमेड होगी तो एक दो है, ज्यादातर तो मतलब नेचुरल ही होते हैं ना। हाँ, एक दो हो सकते हैं मैनमेड। एग्जैक्टली। सर कोई एग्जाम्पल है मैनमेड एपिडेमिक का अभी तक? मुझे तो नहीं लगता है हाँ, कि सर। नहीं नहीं, ये होता है जो कह रहे हैं, होता है। ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े मेडिकल कंपनीज होते हैं ना, अमेरिका के, ब्रिटेन के, जिसका टर्नओवर बिलियंस में है, तो वो लोग इस तरह का काम करते हैं। यानी वो अपना, जो इसको आप कहते हो ना कि अपना कंज्यूमर भी पहले तैयार कर लेते हैं। जैसे एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था, उस रिसर्च पेपर में बड़ा अच्छा चीज लिखा हुआ था कि जैसे जो बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनीज है ना, वो क्या करती है कि आज से 10 साल बाद किस तरह की बीमारी क्रिएट करनी है सोसाइटी में, वो पहले से वो लोग तय कर लेते हैं। और फिर जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना एनिमल्स वगैरह पे, तो उसी तरह से वो लोग, जैसे इंडिया में कोई बीमारी को धीरे धीरे फैलाना है, प्रोपेगेट करना है, तो वो इस तरीके से यहाँ कुछ ऐसा करेंगे कि पहले एक को होगा, फिर दो को, फिर 200, फिर 400, और सडनली उसकी दवाई कहीं मिलेगी नहीं आपको। और फिर जो मेडिकल कंपनी है वो आके यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर लेगा, क्योंकि अब जैसे कैंसर है, अब तो चलिए कैंसर का बहुत सारा इलाज इंडिया में होने लग गया, और आप अभी भी इवन बहुत अच्छी इलाज तो नहीं है, लोग मतलब किसी को हुआ तो मर ही जाते हैं ज्यादातर केस में, बट फिर भी अब थोड़ा थोड़ा इंडिया में भी होने लग रहा है इलाज। बट आज से 5-10 साल पहले तो कैंसर का इलाज था नहीं इंडिया में, कहाँ कोई इलाज था। तो अब कैंसर की दवाई जिसने बना ली थी, वो रातों रात अरबपति हो गया, जो मेडिकल कंपनी जिन्होंने उसकी दवाई वगैरह बनाई। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। जैसे HIV एड्स वगैरह था, या और भी ऐसे कई सारे वायरस हैं जिसको जानबूझ के भेजा जाता है, फिर वो धीरे धीरे फैलता है, फैलेगा तो भाई उसका दवाई चाहिए, इलाज। अब दवाई कहाँ से आएगा? तो उसकी दवाई पहले से किसी बड़ी कंपनी ने बना रखा है, जब वो बीमारी आएगा तो उसकी दवाई भी फिर वही देगा। यानी उसी ने दवाई भी बनाया, उसी ने बीमारी भी बनाया, समझ रहे हैं? तो बड़े बड़े कंपनीज ऐसा करते हैं, ये है, ट्रू है ये, जो बड़ी बड़ी यस सर, मेडिकल जैसे कंपनीज। लाइक एज रिसेंटली में इबोला वायरस चल रहा है। ये बोला है। अब आप यस सर। अब आप देखिए ना कि जैसे आप इंडियन इंडियन सोसाइटी में ही देखिए, हमारे जो फूड्स वगैरह हैं, हमारे पास ऐसा ऐसा, मतलब हमारे किचन में ऐसी ऐसी चीजें हैं ना कि आप लाइफ में कभी बीमार भी नहीं पड़ोगे। पर समय के साथ हम लोग कितना दूर हो गए इन चीजों से। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हेयर फॉल, आज के टाइम पे देख रहे हो कि इस पे मूवी बन गया, हेयर फॉल कितना कॉमन हो रहा है, लोग अब विग लगा के घूम रहे हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार से लेकर क्रिकेटर, और समाज में आप देख ही रहे हो हेयर फॉल कितना बड़ा इशू है, हर 10 में से एक आदमी का बाल गायब हो रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे हेयर फॉल है, अब उसके लिए कितना महंगा महंगा ब्रांड का हम लोग शैम्पू, तेल, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, फिर भी हेयर फॉल रुकता है नहीं रुकता है। पर अगर आप, जिसका हेयर फॉल का इशू है, हमारे घर के आसपास आंवला का पेड़ है, लेकिन हम में से शायद ही कौन लोग खाए, अब कौन खाएगा आंवला, या किसी को उतना पता भी नहीं भाई आंवला खाने से विटामिन सी मिल जाता है, विटामिन सी का जैसे ही आपके बॉडी में ठीक ठाक मात्रा होगा, हेयर फॉल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कई सारी चीजें हैं, जैसे किसी को मान लो कि इनडाइजेशन का बहुत इशू है या कुछ और इस तरह का, तो हमारे आसपास चीजें हैं, हमारे आयुर्वेद में, हमारे पेड़ पौधे। लेकिन क्या हुआ कि आज के समय में इन चीजों से हमें इतना दूर कर दिया गया, क्योंकि अब टीवी में ग्लोरीफाई किसको किया जाता है, ऐसी चीजें जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यानी हम और आप वो चीज खा रहे हैं विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, सारी आर्टिफिशियल चीजें, मोमोज, पता नहीं क्या क्या, उसकी, क्योंकि उसको ग्लोरीफाई भी किया जाता है भाई, ये खाना मतलब आई एम लाइट, एक क्लास डिफरेंस भी आ गया ना, कि भाई कोई अगर घर के आसपास जो चीजें खा रहा है,
तो भाई और कोई अगर बर्गर खा रहा है तो भाई वो एक एलाइट वाला फील, इसमें भी तो क्लास डिफरेंस आ गया ना, नहीं आया? खाने में भी तो क्लास डिफरेंस आ गया है इन इंडियन सोसाइटी। तो भाई जब आप ऐसी चीजें खाओगे, जाके मोमोज खाओगे, बर्गर खाओगे, पिज्जा खाओगे, दिन रात मैगी खाओगे, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे तो कौन पड़ेगा? अब आप बीमार पड़ोगे तो फिर दवाई कौन देगा? तो ये सारा सिस्टम बना हुआ है कि पहले आपको बीमार करना है, आपको नेचुरल चीजों से दूर करना है, और फिर जब आप बीमार हो गए तो फिर आपकी दवाई भी उन्हीं को चलानी है। तो पूरा ये मीडिया को कैसे मीडिया सेंसेशन बनाना, किसी को ब्रांडिंग करना, ग्लोरीफाई करना। जैसे मैं देखता हूँ कई बार ऐसा चलता है कि भाई घी मत खाओ, दूध मत खाओ, ऐसा चलता है सोशल मीडिया पे। मैं देखता हूँ कि यूट्यूब वगैरह पे पूरा एक ट्रेंड चलता है। जो बड़े बड़े जो किसको कहते हैं, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर आके कहते हैं यार घी मत खाओ, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दूध मत पियो, अंडे मत खाओ, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हम तो आम जनमानस है, उतना कौन रिसर्च करने जा रहा है? लोग एक बार सुना, अच्छा घी नहीं खाना चाहिए, अच्छा दूध नहीं पीना चाहिए, अच्छा अंडे नहीं खाने चाहिए, अब आपने वो छोड़ दिया, क्या खाने लग गए? यही कूड़ा कचड़ा। फिर आप बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो ऑटोमेटिकली उसके कंज्यूमर बन जाओगे, दवाई लोगे, हॉस्पिटल जाओगे। तो ये चीजें सभी है, मतलब एक दूसरे से आज के टाइम पे दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन, जो आम आम इंसान को पता भी नहीं है, बट ये पूरी बड़ी बड़ी कंपनी है जो इसके पीछे लगी होती है कि पहले परसेप्शन बनाना है, मार्केट में परसेप्शन बनाओ, फिर लोगों उसको खाएंगे, फिर बीमार पड़ेंगे, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, फिर मेरी ही कंपनी का दवाई भी खाएंगे। ये पूरा साइकिल चलता रहता है ना? बट ऐसी कई सारी चीजें हैं मैं आपको कह रहा हूँ कि इंडियन किचन में, जो भारतीय जो हमारे घर होते हैं किचन, उसमें हर चीज का कुछ ना कुछ इलाज है, बट हमें पता ही नहीं है। ये मैंने इस पे बहुत स्टडी भी करता हूँ मैं आजकल, और इसको मैं एक्सपेरिमेंट भी किया है। जैसे हेयर फॉल का आपको बताया, जिसको भी हेयर फॉल का इशू है ना, चाहे वो मेल फीमेल किसी को भी, आप दिन में एक आंवला खाना शुरू करो, 15 दिन बाद आप देखना क्या होगा। ऐसे ही और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स अगर हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, आपके घर के आसपास कुछ ना कुछ है जो बस डेली आप कंज्यूम करना, खाना उसको स्टार्ट करो, फिर देखना 10 दिन 20 दिन के बाद आपको सारी दवाई, मतलब दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट इन चीजों को हमसे छिपाया जा रहा है ना, कौन बताने वाला है? ना कुछ, ना हम ये सब पढ़ते हैं, ना कोई बताने वाला है। तो फिर ना हम ये खाएंगे और ना हम स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ नहीं रहिएगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर तो बनेंगे ही ना, बीमारी होगी आपको तो कंज्यूमर बनेंगे आप। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन टू फ्रेम एंड प्रिस्क्राइब अ कोर्स इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। यानी कि हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम किया है कि वो पर्यावरणीय शिक्षा के लिए सिलेबस डिजाइन करे, कोर्स बनाए। किसको मतलब ये अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो कि इन्वायरमेंट एजुकेशन के लिए कोर्स डिजाइन करेंगे? यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटी, एआईसीटी? फिर आई होप एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी ऑब्वियस ही बात है, सिलेबस तो एनसीईआरटी ही बनाता है ना इंडिया में। तो चाहे कोई किसी भी तरह का कोर्स हो, कोर्स चाहे कैसा भी हो, जो हमारा सिलेबस या कंटेंट डिजाइनिंग है, एनसीटी तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है ना मैम। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर मतलब वही बीएलएड डीएलएड, तो उसके लिए है, इन्वायरमेंट के लिए वो नहीं है। एआईसीटी इंजीनियरिंग के लिए है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यूजीसी तो खैर एक मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनसीईआरटी का काम है सिलेबस बनाना। तो एनसीईआरटी अगर प्रॉपर कोर्स फ्रेम तो एनसीईआरटी ही करेगी। बुक्स वगैरह आती है स्कूल में, वो एनसीईआरटी बेस्ड होती है ना। एनसीईआरटी तो अब खैर यूनिवर्सिटी बन गया। पहले एनसीईआरटी का काम क्या था? सारे बुक्स बनाना, उसको पब्लिश कराना, वही स्कूल में चलता भी था, अभी भी चलता है। बट अब एनसीईआरटी एनईपी 2020 में ना, एनसीईआरटी भी अब यूनिवर्सिटी बन गई है। अब एनसीईआरटी में भी प्रॉपर पढ़ाई होगा, बीए एमए जैसे इग्नू में होता है ना, वैसे ही एनसीईआरटी अब यूनिवर्सिटी बन गई एनईपी में के तहत। तो इसका आंसर हालांकि ठीक है, एनसीईआरटी ही होगा। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं गाइस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पेपर 1 में देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है ना, पेपर 1 बहुत इजी आता है, कई बार क्या होता है पेपर 1 बहुत टफ आता है। तो अभी जो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था उसमें पेपर 1 इजी आ गया था, तो इस बार टफ आएगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक बार इजी और
दूसरी बात ये होगा कि अगर पेपर 1 टफ आया तो पेपर 2 इजी आएगा, और पेपर 2 इजी आया तो पेपर 1 में आपको रुला देगा, ये भी बात है। तो इस तरह का भी एक बैलेंस बनाता है क्वेश्चन जो बनाते हैं, वो ऐसा एक बैलेंस बनाते हैं। अगर मान लीजिए पेपर 1 बहुत टफ आ गया, बहुत टफ रुला दिया आपको, तो पेपर 2 ठीक रहेगा, मॉडरेट रहेगा, कि कोई मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे ठीक ठाक। और अगर पेपर 1 बहुत ईजी, जैसे दिसंबर वाले साइकिल में पेपर 1 ईजी आया था, लेकिन पेपर 2 में रुला, मतलब लोग रोते हुए घर आए थे, नहीं कर पाए थे, इतना टफ क्वेश्चन, मतलब टफ, अब जो पढ़ के जाएंगे उनके लिए तो टफ भी इजी है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया। तो क्योंकि दिसंबर में पेपर जो 1 है वो इजी था, पेपर 2 बहुत टफ था सभी का। इस बार ऐसा मुझे लग रहा है जून वाले साइकिल में कि पेपर 1 हो सकता है थोड़ा टफ कर दे और पेपर 2 इजी कर दे, ऐसा भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो उसलिए अपनी तैयारी उस हिसाब से हमें करनी चाहिए। इजी और टफ तो चलिए वो तो उसी दिन पता लगेगा, बट प्रिपरेशन आपको फॉर द वर्स्ट करके जाना चाहिए, है ना। तो गाइस आज हमारा जो टॉपिक है इन्वायरमेंट यूनिट में, मैंने लास्ट क्लास में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बता दिया। अभी हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज यानी पर्यावरणीय मुद्दे, तो जो इन्वायरमेंट इश्यूज है ना वो लोकल, नेशनल और ग्लोबल तीनों लेवल पे हैं। लोकल लेवल पे भी है, यानी मोहल्ला स्तर पे जहाँ पर रहते हैं, गांव शहर जहाँ भी, और नेशनल लेवल पे भी है, राष्ट्रीय स्तर पे भी, और ग्लोबल लेवल पे भी है, यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पे, क्योंकि प्रदूषण और पर्यावरण की समस्या तो हर जगह है, अक्रॉस ग्लोब है ना। तो छोटे लेवल से लेकर के और बड़े स्तर तक हर जगह पे पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है। तो क्या चीजें हैं जो पॉल्यूट करती है हमें, जैसे परेशान करती है? वेस्ट डिस्पोजल, जैसे वेस्ट का डिस्पोजल की व्यवस्था अभी तक हमारे पास हो नहीं पाया। टेक्नोलॉजी इतना हम अपग्रेड कर दिए, लेकिन अभी भी आप देखिए, अभी भी हमारे इंडिया में क्या होता है, अभी पहले तो आवाज भी मैं सुनता था, अब तो आजकल आवाज सुना भी बंद हो गया। मोदी जी जब बने तो कूड़ा वाला आया, कूड़ा निकाल, ऐसा करके गाना बजाता हुआ आता था ना, गाड़ी पूरे भारत में चला था ये, कूड़ा वाला आया घर से कूड़ा निकाला। अभी मुझे लग रहा है नहीं चल रहा है ना, आ रहा है क्या आप लोगों के घर पे, ऐसा आता है क्या अभी भी? ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा आजकल, कूड़ा वाला जो गाना बजाता हुआ आता था? सर आता है, गाड़ी वाला है कचरा निकाल। हाँ हाँ भाई। अच्छा आ रहा है, अच्छा नहीं बीच में मैंने सुना कि ये बंद हो गया, मतलब आ रहा है। तो मेरा कहने का कम मतलब कर दिया है आना, कम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ग्वालियर में तो बंद हो गया, कोई जाना नहीं। वही तो बंद हो गया है कई जगह पे, ये र्यूमर मुझे पता लगा कि अब आ नहीं रहा ये, मतलब पता नहीं क्या रीजन है, देखना पड़ेगा। तो अगर आ भी रहा था तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ गाइस कि अभी भी मान लीजिए हम लोग इतना अपग्रेड हो गए, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, पर अभी भी देखिए पारंपरिक तरीका है, अभी भी वही कूड़ा वाला घर से आता है, फिर उसको कूड़ा हम देते हैं, फिर वो अपनी गाड़ी में कूड़ा लोड करता है, फिर ले जा करके क्या करेगा, शहर के किसी कोने में जाके सारे कूड़े को डंप करके भाग जाएगा वहां से। और फिर वहां से जब बारिश होगी तो पूरा महामारी और तमाम तरह की बीमारियां, मतलब वेस्ट को डिस्पोज करने की एज सच कोई अभी भी उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, अभी भी वही पारंपरिक तरीका है ना। बड़ा बड़ा कूड़ा का पहाड़ आप देखिएगा, दिल्ली बम्बई जहाँ जाएंगे तो शहर के बीचों बीच आपको, मतलब जैसे आपको माउंट एवरेस्ट नजर आता है ना, माउंट एवरेस्ट की वैसे आप दिल्ली आएंगे, बम्बई बड़े शहरों में, तो आपको शहर के बीचों बीच ऐसे देखोगे ना तो लगेगा कि ये पहाड़ है, जब करीब जाके देखिएगा तो पता लगेगा ये तो कूड़ा है, मतलब इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। तो इसका मतलब कि कूड़ा एक जगह से निकला दूसरे टर्म, हालांकि कुछ टेक्नोलॉजी आई है बट वैसा कोई हाई लेवल नहीं आया। और देशों में आ गई है, जैसे जापान वगैरह ने बहुत काम किया है इस पे, चाइना ने किया, भारत में अभी भी पारंपरिक चल रहा है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण है हमारे लिए कि पर्यावरण का जो वेस्ट डिस्पोजल है, वेस्ट तो हर जगह से निकलता है, हाउस होल्ड जो हमारे घरों से तो निकलता ही है, और इससे ज्यादा तो इंडस्ट्री वगैरह में, कल कारखाना में, वो तो और भी परेशान करता है। दूसरा वाटर सिक्योरिटी, पानी की कमी, ये भी तो परेशान कर रहा है ना, पानी की कमी, ये हमें समझना पड़ेगा। जले जीवनम, जल ही जीवन है, तो इसमें कई सारे मिशन वगैरह भी हालांकि चल रहे हैं। तो ये भी मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, इसका कारण क्या है इसकी, जो हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह आजकल इतना यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि इतनी आबादी बढ़ गई, सबको सबको खाना चाहिए ना। पहले क्या था, पॉपुलेशन कम था तो खाना भी कम, अब क्या है, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, सबको खाना है, सबका पेट भरना है, सबके यहाँ पे आलू सब्जी टमाटर जाना है, फ्रूट्स जाने हैं, तो अब क्या करोगे आप? अब उतने जमीन तो कम हो रहा है, जमीन तो ऐसा है नहीं कि जमीन और बढ़ता जा रहा है, जमीन तो लिमिटेड है। तो लोग अब क्या कर रहे हैं, दवाई मिला देते हैं, इंजेक्शन मिला देते हैं, पता नहीं केमिकल, तो आप देख ही रहे हैं इस तरह से चीजें। तो इससे का डेजर्टिफिकेशन भी हो रहा है ना, क्योंकि आप अगर जिस मिट्टी में इंसेक्टिसाइड वगैरह मिलाएंगे वो कितना दिन तक चलेगा, आपको मैं जहर खिलाऊंगा तो कितना दिन जिंदा रह पाएंगे, 10 दिन 20 दिन 25 दिन, एक दिन, तो वैसे ही जमीन का भी तो एक लाइफ स्पैन है।
उसमें लगातार आप जहर मतलब केमिकल मिलाइएगा, एक समय बाद वो डेजर्ट हो जाएगा, मतलब वो पैदा नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो वो भी बहुत देखने को मिल रहा है। चौथा गाइस जनसंख्या, तो ये तो सबसे बड़ा कारण है। जनसंख्या जो बढ़ गया इतना ज्यादा, तो सबके लिए कहाँ से आप ला पाएंगे, मतलब उसके लिए तो फिर यही जो उल्टा सीधा काम हो रहा है वो होगा ना, एडल्टरेशन कह सकते हैं। इसके साथ ही गाइस इंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी जो आप देख रहे हो आजकल कई सारे स्पेसीज हैं जो गायब ही हो जा रहे हैं। जो बचपन में हमने देखा कि भाई ये जानवर, अब पता लग रहा है वो खत्म ही हो गया इस धरती से। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसका समाधान क्या है? ये तो प्रॉब्लम्स तो है ही, इसका समाधान एक तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हो सकता है कि हम जागरूकता फैलाएं। अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो चीजें थम जाएंगी थोड़ी बहुत, है ना। अगर आप जागरूक हो जाएं, पर्यावरण के प्रति आपका प्रेम, जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अपने परिवार से या किसी से, उस तरह से अगर आप इन्वायरमेंट के लिए भी प्यार आपका जागृत हो जाए कि नहीं मुझे पर्यावरण को बचाना है, रक्षा करनी है, कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकना है ना। तो या एग्जैक्टली, तो जागरूकता बहुत बड़ी चीज है। अभी क्या है, लोगों को पता भी तो नहीं था, लोगों को लगता था कि यार इतना पानी है। जैसे हमारे यहाँ पे भारत में तो संसाधन इतना रहा, नेचर बेस्ड कंट्री है भारत, हर जगह पे नदी, पोखरा, तालाब भरा पड़ा था, तो लोगों ने खूब गंदा भी किया। अब धीरे धीरे हमें पता लगना शुरू हुआ कि भैया ये तो लिमिटेड है, खत्म ही हो जाएगा मामला। तब जाके अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ये समझ में आया कि पानी को बचाओ, गंदा मत करो, है ना। तो ये चीजें क्या है, जागरूकता। इसलिए अब तो देखो सब्जेक्ट भी आ गया, स्कूल में तो खैर चल ही रहा है, अब तो मैं देख रहा हूँ कॉलेजेस में भी एक सब्जेक्ट आपको मैंडेटरी कर रहा है। मतलब बीटेक में, मेडिकल में, लॉ में, मैनेजमेंट में, ह्यूमैनिटीज वगैरह में सब्जेक्ट आपका कुछ भी है, इन्वायरमेंट एक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्रेडिट कोर्स कर रहा है हर जगह पे, टेक्निकल वगैरह में भी। इसका कारण यही है कि पढ़ोगे तो जागरूकता होगी, जागरूकता होगी तो खुद ब खुद आप रक्षा के लिए समाज आगे आएगा। फिर दूसरा है गाइस, आंदोलन बहुत जरूरी है ना। आंदोलन का मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज को आंदोलन से क्या होगा ना, लोग तुरंत जान जाते हैं, अच्छा ऐसा। अभी मैं क्लास इतने दिन से लेता हूँ, मुझे लिमिटेड लोग जान रहे हैं, लेकिन कोई आंदोलन का पार्ट अगर आप बन जाए, जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी आया ना, एक आंदोलन के मतलब सैटारिकल एक वो मूवमेंट ही तो आया ना, एक हफ्ते के अंदर पूरा विश्व जान गया। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि लोग का जीवन बीत जाता है, उसको पूरा वर्ल्ड नहीं जान पाता। वर्ल्ड तो छोड़िए, अपना आपको अपने मोहल्ले में लोग नहीं जान पाते। और एक इंडिया का ही है, आई थिंक दीपक या क्या नाम है, अमेरिका में, उसने एक कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे करके सैटारिकल उनसे बनाया, और विद इन अ वीक इतना फेमस हो गया कि पूरा विश्व, मतलब इवन मैं भी क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से गाइस, मूवमेंट करने से क्या होता है ना, आंदोलन से क्या है, चीजें बड़ी पॉपुलर हो जाती है कम समय में, तो लोग उसके बारे में फिर बात करने लग जाते हैं, और एक बार बात करने लगेंगे तो फिर क्या है, जागरूकता खुद ब खुद आ जाएगी। तो आंदोलन हम कर सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे सोनम वांगचुक जो लद्दाख वाले, अभी लद्दाख में काफी चीजें बदली, सरकार ने नियम कानून बदल दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के लिए। तो सोनम वांगचुक, आप सबने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पढ़िए। वहाँ के एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए मूवमेंट चला रहे हैं, अभी जेल भी गए कुछ दिन पहले इसी के चक्कर में। पर फिर भी लोग उनसे काफी कनेक्ट हुए, क्योंकि लद्दाख तो बड़ा नेचुरल प्लेस है ना, लद्दाख जो आपका कश्मीर और लेह लद्दाख, तो वहाँ पे भी सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसको लेकर के वहाँ के लोगों को सोनम वांगचुक ने जोड़ा, कनेक्ट किया, हजारों लोग उनके समर्थन में आए, वहाँ के भी और पूरे भारत और विश्व से भी। तो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, लोकल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। तो ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी क्लब बना सकते हैं, एक ऐसा क्लब जो इसकी चिंता करे, पर्यावरण की चिंता करे। इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं, जैसे हम मदर्स डे मना रहे थे अभी कुछ दिन पहले, वैसे ही पर्यावरण दिवस भी मना लेते हैं 5 जून को। ऐसे ही वन महोत्सव हो जाता है। तो साल में ऐसे कुछ कुछ दिन हैं। उस दिन क्या होता है ना कि अब साल में हर हर दिन तो हम, इतना समय नहीं है किसी के पास, लेकिन साल में एक आध दिन ऐसा निकाल सकते हैं, तो वो भी है। अब जैसे पर्यावरण दिवस है 5 जून को, तो भाई चलो 5 जून को ही कसम खाए कि भाई 5 जून को हम लोग 10-10 पेड़ लगाएंगे। साल में किसी एक दिन भी तो चिंता कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट डे भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। जैसे उदाहरण के तौर पे चिपको मूवमेंट हुआ था, सुंदर लाल बहुगुणा उत्तराखंड, चिपको मूवमेंट। तो लोगों को प्रेम बताया कि भाई प्रकृति कितना इंपॉर्टेंट है। तो चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ने पेड़ काटना शुरू किया, तो वहां के जो लोकल थे वो पेड़ से ही गले लग गए कि भाई पहले पेड़ के साथ साथ मुझे भी काट दो। तो फिर वो चीजें रुकी। तो इस तरह का प्रेम, जो मैंने कहा ना कि आप जैसे बच्चों के साथ जो आपका प्रेम है, परिवार के साथ प्रेम है, समाज, वैसे ही अगर प्रकृति के साथ प्रेम, तो क्या होगा, धीरे धीरे खुद ब खुद प्रकृति बचने लग जाएगी।
तो चिपको मूवमेंट जैसे हुआ, काफी मतलब लोकप्रिय हो गया था ये। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, जो सरदार सरोवर भाखरा नंगल डैम है, तो बहुत बड़ा वो रिवर था, रिवर के किनारे नर्मदा नदी के किनारे शायद वो बनाया जा रहा था डैम। तो डैम बनने से क्या हो रहा था कि वहाँ के जो पर्यावरण था, जो जंगलें वगैरह थी, उसको काटना पड़ रहा था। कई सारे गांव जो है वो माइग्रेट कर रहे थे, तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ताज ट्रेपेजियम है, ताज जो आपका ताजमहल है उसको बचाने के लिए। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हैं जो बड़े आंदोलन के रूप में फेमस हुए, लोग कनेक्ट हुए, है ना। सरकार को अपना जो नियम है वो बदलना पड़ा। जैसे भी रिसेंटली में आपने देखा like save Aravali, Aravali. सेव अरावली पे जो हुआ, अभी 3-4 महीने पहले की ही बात है। अरावली तो बहुत बड़ा रेंज है ना। अरावली के अंदर पूरा हरियाणा, पूरा दिल्ली और राजस्थान का 50% से ज्यादा एरिया आता है। अरावली पहाड़ पे ही बसा हुआ है ये पूरा। अब उसी को खत्म करने के लिए कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि भाई अरावली जो पूरा रेंज है, अरावली जो पूरा पर्वत रेंज है, तो उसमें ऑर्डर आ गया कि 100 मीटर से जो नीचे का जो ऐसा रेंज है जो 100 मीटर से नीचे है ना, उसको साफ कर दो, मतलब खत्म कर दो उसको। और जो पर्वत 100 मीटर से ऊपर है उसको रहने दो। तो ये तो लॉजिकल दे दिया, बट बाद में पता लगा कि अरावली जैसे बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जिसकी हाइट बहुत लंबी होती है, बट अरावली एक ऐसा पर्वत माला है जिसकी हाइट बहुत कम है। तब तो शहर बसा है ना, अब दिल्ली पूरा, आप मान लीजिए हौज खास की तरफ और आईआईटी दिल्ली की तरफ जाएगा, वो पूरा अरावली ही है, साउथ दिल्ली पूरा अरावली है। लग रहा है वो तो पूरा शहर बस गया। उसका कारण ये है इसकी जो हाइट है ना वो कम है। मतलब अरावली जो पूरा पर्वत कह रहा है कि 100 मीटर से कम का है, 90 पर, मतलब मान के चलिए पूरा अरावली ही आप मान लीजिए, जो जिसकी हाइट 100 मीटर से कम की है, इसका मतलब पूरी अरावली ही साफ हो जाती। तो उस पर भी बहुत आंदोलन हुआ सेवर, अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले। अभी पता नहीं रिसेंट उसमें क्या चल रहा है, बट वो ऑर्डर आया था कि भाई उसको साफ, मतलब उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन या, है ना, तमाम तरह से, मतलब जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उसको परमिशन मिल गया था कि आप यहाँ पे माइनिंग वगैरह कर सकते हैं अरावली में। तो माइनिंग का मतलब ये पूरा जंगल ही साफ हो जाएगा, सारे जानवर मर जाएंगे। तो इस तरह की चीजें, है ना। इसके बाद गाइस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं। अगर हम लोग वैश्विक स्तर पे बात करें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हो बढ़ रहा है, तापमान कितना ज़्यादा बढ़ रहा है ना। गर्मी के मौसम में देख रहे हैं 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। कई लोग उसको टॉलरेट नहीं भी कर पा रहे हैं, कई सारे इस तरह की चीज़ें। महासागर का अम्लीकरण होना, इवन ओशन तक में हम लोग केमिकल से और कई चीज़ें अब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, पेट्रोल डीजल और भी कई तरह के रिसोर्सेस हैं उसको। तो वो एक, मतलब ग्लोबल लेवल पे हमें परेशान कर रहा है। प्रदूषण है, अम्ल वर्षा हो रही है, ओजोन का डिप्लेशन, जो भी क्वेश्चन भी हम कर रहे थे ना, ओजोन डिप्लेटिंग। क्योंकि ओजोन क्या एक परत है, जैसे ये घर है, ये एक इस घर के अंदर मैं सेफ हूँ, ऐसे ही पूरे पर्यावरण में क्या है, ओजोन का एक परत है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पे आने से रोकता है। यूवी रेज धरती पे नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ ओजोन। बट अब क्या है, ओजोन में डिप्लेशन, मतलब छेद हो रहा है, तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या हो रहा है, अर्थ पे आ रहा है। अर्थ पे आएगा तो हमारे आपके संपर्क में आएगा, हम आपको इतनी बीमारियां, कैंसर, स्किन डिजीज, है ना, ये सब बिकॉज ऑफ दिस ही हो रहा है। पोलर भी पिघल रहा है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, बर्फ है ना, पोलर ग्लेशियर्स हैं, वो भी धीरे धीरे, गर्मी, इतना तापमान हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है धीरे धीरे पिघल। और बहुत ज्यादा पिघल जाएगा तो क्या होगा, हर जगह जल हो जाएगा, पूरा धरती ही पानी बन जाएगा। तो ये भी एक चुनौती देखने को मिल रही। तो इसको लेके कई सारे अग्रीमेंट्स भी हुए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई ओजोन को बचाओ। मतलब हमें हर वो काम करना है जिससे कि ओजोन बचे, ओजोन जिंदा रहे। रियो डी जेनेरियो को पृथ्वी सम्मेलन हम कहते हैं, वो हुआ 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ 1992 में, क्लाइमेट बचाने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ टू इंक्रीज सोलर एनर्जी, 2015 में ये हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि इन सब पे काम चल रहा है, भारत में तो काफी चल रहा है। हालांकि अब जैसे ऐसे अरावली जैसी चीजें आती हैं सामने, तो फिर डाउट होता है कि भाई पता नहीं क्या काम चल रहा है। बट कई बार ऐसा भी, कई सारे स्कीम्स है, सोलर पे बहुत काम हुआ है हमारे देश में ना, सोलर पे जो घरों में आजकल सोलर काफी लग रहा है, सोलर पैनल लग गया, या कई सारी गाड़ियां वगैरह हैं वो सोलर की अब आ रही है ना। मेट्रो रेलवे वो भी हो सकता है भविष्य में सोलर का हो जाए, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बसेस वगैरह। तो इस पे काफी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा मतलब तरीका है जिसको हम लोग करके क्या कर सकते हैं कि बचा सकते हैं, पर्यावरण को फिर से ठीक कर सकते हैं। तो इन सभी पे हमारा जो काम है वो चल रहा है, मतलब पूरे राष्ट्र के स्तर पे, देश के स्तर पे इन पे हम काम कर रहे हैं।
और जो चीजें ऐसी हैं जो प्रदूषण बहुत बड़े लेवल पे करती है उसको हम रोक भी रहे हैं, बैन कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाना। पर यह है कि ये बहुत ही एक जिम्मेदारी के साथ करने का विषय है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने का ये विषय है कि भाई इसमें ऐसा ना हो कि दिख रहा है कुछ और हो रहा है कुछ और, वो वाली बात इसमें ना हो। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें गाइस, तो क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि किसी बड़े इलाके का जब मौसम बदल जाता है, जैसे आजकल आप देखते हैं ना, अभी अब गर्मी का मौसम है, अभी सडनली देखिएगा बारिश होने लग गया, ओला गिरने लग गया। ठंड का मौसम नवंबर में आ जाना चाहिए, अब देखते हो दिसंबर लास्ट होता है तब ठंडा लगना स्टार्ट होता है। कई बार ऐसा मैंने देखा है, वैसे नवंबर में आ जाना चाहिए ठंड, लेकिन दिसंबर जब क्रिसमस डे मनाते हैं तब धीरे धीरे ऐसा फील होता है कि अब ठंडा आ गया, मतलब थोड़ा ठंडा लगता है। तो या मान लीजिए कि इस तरह से, तो ये जो सीजनल पैटर्न में चेंज हो रहा है इसी को तो क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो ये जो, क्योंकि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब वहाँ का परिवर्तन, मौसम वगैरह चेंज होना, तो इसका नुकसान देखने को मिलता है ग्लोबली। इसका कारण क्या है? इसका एक तो कारण ग्रीन हाउस गैस है। जैसे ग्रीन हाउस गैस में आपका मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसी कई सारी गैसेस हैं जो हम लोग फैक्ट्री वगैरह से निकालते हैं, तो उस वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस क्योंकि ओजोन के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारा ओजोन है ना उसके लिए ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल दुश्मन है। जैसे शक्तिमान के लिए किल्विस, जो शक्तिमान सीरियल एक आता था बड़ा फेमस, उसमें किल्विस और शक्तिमान का जो दुश्मनी था, उसी तरह से ग्रीन हाउस गैस का दुश्मनी ओजोन के साथ है। तो ओजोन को ये बहुत डैमेज करता है बुरी तरीके से, तो इसलिए इन सारे गैसेस का इमिशन हमें रोकना पड़ेगा। इसमें एसी वगैरह भी जो हमारा है, जो घर में चलता है, एसी, रेफ्रिजरेटर, ऐसी चीज, इससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट होता है जो कि ओजोन के लिए अच्छा नहीं है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि अब गर्मी इतनी है तो भाई एसी चल ही रहा है, इसको कैसे रोकें, है ना? तो इस तरह की चीजें आधुनिक युग में अब मानवीय गतिविधियां भी बढ़ी हैं, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण वैश्विक तापमान बहुत बढ़ा। तो वैश्विक तापमान तो बढ़ा ना, 3 4 5 डिग्री तक बढ़ गया। पहले 45 हाईएस्ट होता था, 45 डिग्री, वो भी मुझे लगता है पूरे समर्स में ऐसा 3 4 5 दिन होता था, तो लोग सतर्क रहते थे। अब तो आप देखिए ना, हीट वेव 20 20 दिन, 25 25 दिन तक चलता है। जैसे अभी हीट वेव का टाइम चल रहा है, आज कितना था, 23 है, तो पिछले 10 15 दिन से बिल्कुल आप देख रहे हो कितनी तेज गर्मी हो रही है। और अभी ऐसा कहा जा रहा है पूरा जून 10 15 तक ऐसी, मतलब एक एक महीना तक हीट वेव, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह की चीजें है ना। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ऐसे कई सारे गैसेस आप कह लीजिए जो कि हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस है। इसका एक कारण लैंड यूज चेंज भी है, भूमि के उपयोग में परिवर्तन, ठीक है। अब आज के टाइम पे हम लोग कॉमर्शियली यूज करने लग गए ना, तो कई सारी ऐसी चीजें हम लोग कर रहे हैं, लैंड, जैसे लैंड के यूज में हमने चेंज कर दिया, तो वृक्ष की कटाई वगैरह करने लग गए, कॉमर्शियल फार्मिंग होने लग रहा है, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। शहरीकरण बहुत हुआ है पिछले 10 20 सालों में, आपने देखा है कि शहरीकरण बहुत तेज हो गया, लोगों के जीवन जीने का तरीका काफी परिवर्तन आ गया। सड़कों पर वाहनों की संख्या कितनी बढ़ गई, जहां भी जा रहे हैं देख रहे हैं गाड़ी आपको दिख रहा है, तो भाई इतनी गाड़ियां आ गई तो कार्बन एमिशन तो हो गई, जीवन शैली में परिवर्तन आ गया, है ना। कार्बन एमिशन बढ़ेगा तो भाई फिर आपका ओजोन लेयर तो डिस्टर्ब होगा ही, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से आपका टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, रेनफॉल पैटर्न भी डिस्टर्ब हो गया। जैसे पहले 3 महीना तो बारिश होता ही था, जैसे अगस्त, सितंबर और जुलाई, ये बारिश का ही मौसम है। अब तो बारिश पता ही नहीं लगता कब आता है कब चला जाता है मौसम, ठीक है। तो ये भी एक है, जो जो समंदर का स्तर है, सी लेवल है, वो भी बढ़ा है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ स्पेसिस कई सारे खत्म हो गए, कई सारे हमारे जानवर विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। स्प्रेड जो हमारा बीमारी वगैरह आप देखिए कितना बढ़ा, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस की तरफ हमें ले जाता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप ना हॉस्पिटल जाएंगे ना आपका बिल बनेगा, पर अगर आप बीमार रहेंगे, बीमारियां होंगी, फिर अस्पताल जाइएगा, फिर लाखों का बिल बनेगा, फिर पता लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए हमारा स्वस्थ रहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहोगे तो ही सारी चीजें सही से चलेंगी। जैसे ही आप बीमारी की तरफ जाओगे तो सारा जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो भी बनता है, ठीक है। सोशल, इसके अलग अलग डायमेंशंस भी हैं, सोशल डायमेंशन है इसका, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस वजह से हमारा हेल्थ पे तो बुरा प्रभाव पड़ ही रहा है ना। इसके अलावा लिंग इक्विटी भी, जनसंख्या की गतिशीलता, मानव अधिकार, प्रवासन, माइग्रेशन, ये सब भी तो बढ़ जाता है ना। अब
मान लीजिए कि कोई जगह रहने लायक नहीं रहा, बहुत तेज गर्मी है, प्रदूषण है, लोग क्या करेंगे? माइग्रेट कर जाएंगे एक समय के बाद वहां से, शहर ही खाली हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें भी देखने को मिलती हैं। क्यों आज के टाइम पे लोग जाते हैं, मतलब छुट्टी निकाल के पहाड़ों पे जाना, है ना, और माउंट एवरेस्ट की तरफ जाना, मतलब इस तरह की जगहों पे जाते हैं। क्यों? कि भाई वहाँ नेचर मुझे मिलेगा। आप जहाँ रहते थे वहाँ का नेचर आपने खत्म कर दिया। अब आप कहाँ जा रहे हैं? कुल्लू मनाली, शिमला जा रहे हैं, कसौल जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ का, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं कि मुझे वहाँ। अब वहाँ भी स्थिति यही हो रही है, क्योंकि वहाँ भी अब लोग जा रहे हैं नेचर के चक्कर में कि मुझे प्रकृति मिलेगा। वहाँ जाके भी वही गंदगी देखिएगा, 10-20 साल होते होते वो सब जगह भी सफाचट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी, जो स्थिति बन रही है, क्योंकि वहाँ पे अब इतने लोग जाने लग गए हैं ना नेचर की खोज में। तो वहाँ भी ऐसे ही होगा। ऐसे इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, मतलब मिला जुला के अगर क्लाइमेट चेंज होता है ना तो हर तरह से आपको डैमेज करता है। पॉलिटिकली भी कई चीजें बदलती हैं। अब जैसे जो गरीब देश है, ऐसे कई सारे देश हैं जो गरीब हैं, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। अब मान लो कि जैसे इसको ऐसे आप समझिए कि अब गर्मी पड़ रही है, अब जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो तो अपने हर कमरे में एक एक एसी लगा के बैठा है, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एसी चल रहा है, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं। पर जो मान लीजिए सामान्य लोग हैं, जिसको घर से बाहर निकलना है, जॉब करना है, स्ट्रगल करना है, उसके लिए तो जिंदा रहना भी मुश्किल है। अगर आपको धूप में 3-4 घंटे काम करना पड़ जाए तो ये, जैसे समाज, ऐसे ही देश में भी ना कई सारे कंट्री ऐसे हैं जो रिच हैं, तो वो कुछ ना कुछ व्यवस्था अपना बना लेते हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी कर लेते हैं कि भाई चलो गर्मी से निपटने का। बट जो पुअर कंट्री है वो, उसके पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उसके लिए बहुत नुकसान है, उसको इकोनॉमिक लॉस भी होगा बहुत ज्यादा, है ना। तो क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं गाइस हमारे लिए अच्छा मतलब नहीं है किसी भी एस्पेक्ट में, सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी, आर्थिक रूप से भी बहुत मतलब नुकसान जो है देखने को मिलता है। जीडीपी भी प्रभावित होता है ना, सारी चीजें ही इससे प्रभावित होती हैं। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना बहुत ही मतलब जरूरी है, अत्यंत ही मतलब आवश्यक हम कह सकते हैं कि ये विषय है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। नहीं देने पे काफी मतलब दूरगामी इसका नुकसान मिलता है, मतलब प्रेजेंट में तो है ही लॉस, फ्यूचर में भी इसका बहुत लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही गाइस। आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इज एवरीथिंग क्लियर? यस सर। ये जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी बॉन्डिंग इंडिया और फ्रांस के बिटवीन हुई थी। हाँ, इंडिया और फ्रांस, मतलब वही है कि बॉन्डिंग क्या मतलब, वो एक तरह से एक अग्रीमेंट होता है कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करना, ग्लोबल जिसको आप कनेक्शन कहते हो उसके अंदर आता है कि आपने अब फ्रांस से दोस्ती की, जो आपके पास नहीं है वो फ्रांस आपको देगा, और जो फ्रांस के पास नहीं है आप उसको देंगे। तो ये चलता रहता है मामला, गिव एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस जिसको आप कहते हो। अब भारत के पास सब चीज़ तो नहीं है ना, कुछ चीज़ फ्रांस के पास है तो फ्रांस भारत को दे देगा, भारत के पास जो है वो फ्रांस को मिल जाएगा, तो मतलब काम चलता रहेगा, जिसको आप कोऑपरेशन कहते हो। तो ग्लोबल लेवल पे भी ये कोऑपरेशन चलता है। अगर आप उसको कोऑपरेट नहीं करिएगा वो आपको नहीं करेगा, आप उसको आज कर रहे हैं कल को वो आपको करेगा, तो ये चलता रहता है ना सिस्टम। हाय सर, गुड इवनिंग सर। जी। तभी ने राफेल फ्रांस से ही आया है ना सर? फ्रांस के सर प्रेसिडेंट मैक्रोन आए थे ना, मैक्रोन, वो मॉर्निंग वॉक भी कर रहे थे, दौड़ रहे थे सड़कों पे ऐसे ही, काफी तारीफ करके गए इंडिया का 2 महीने पहले। मेरे ही दोस्त मतलब उनके गाइड थे। अच्छा। सर ये चीज आज हमको थोड़ा सा मालूम चला है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे DPS हो गया, संबिम हो गया और वरुणा हो गया, ये सब जितने मतलब अच्छे अच्छे ए क्वालिटी के हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, इस सब में, जैसे एक मेरे दोस्त हैं झारखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेल आया है कि ये सब में जितनी छोटी स्कूल्स हैं
उस समय लैंग्वेज को हटा दिया जाएगा, जैसे फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, रशियन, कोरियन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट का मतलब ये प्लान चल रहा है कि इसको बंद करके ओनली फॉर यूनिवर्सिटी में मतलब एजुकेशन दिया जाएगा। ऐसा कुछ नॉलेज आपको है सर? उसका कारण ये है ना कि फॉरेन लैंग्वेज को ये ना करके ये लोग जैसे एक तो जैसे क्लास 5 तक तो मदर टंग ही कर दिया। क्लास 5 तक तो आप मदर टंग में ही पढ़ेंगे आप। फिर 6, 7, 8 में भी करीब-करीब मदर टंग को ऑप्शनल किया है कि अगर रिक्वायरमेंट है तो 8 क्लास तक। उसके साथ-साथ ये इंडियन लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं स्कूल लेवल पे और फॉरेन लैंग्वेज बस इंग्लिश को लेके चल रहे हैं। बट जो आपका क्वेश्चन है क्योंकि बड़े स्कूलों में मैंने देखा है, बड़े-बड़े शहरों में जो बड़े रिहायशी स्कूल हैं जैसे मॉनफोर्ट, संस्कृति या डीपीएस या और भी बड़े स्कूल्स जहाँ की फी 1-1 लाख रुपए होती है, तो वहाँ पे तो मतलब जर्मन, फ्रेंच ये सब काफ़ी मतलब एक सब्जेक्ट है और पढ़ाया जाता है, बच्चे पढ़ते भी हैं। पर अब हो हाँ सकता है सर, जैसे बनारस में संबीम बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत बड़ा उसका नाम है। 5-6 वहाँ पे उसमें हर जगह पढ़ाया जाता है, हर सब्जेक्ट। तो वही है कि अब इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने का है ना, तो हो सकता है कि फॉरेन लैंग्वेजेस को रिप्लेस करके और वहाँ पे संस्कृत, हिंदी या और भी जो भारत की भाषा है उसको डालेंगे। तो इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर क्यों इंग्लिश पढ़ाया जाए, उससे अच्छा संस्कृत पढ़ाया जाए, उसको भी खत्म कर दिया जाए। उसको खत्म करिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। जॉब, हाँ वही वही चल रहा था, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा राय लेना